हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है उसमें से 12 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन की जो सेट है उसमें 25 क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस के साथ हम एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स रहते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं वो भी कवर कर रहे हैं। तो अभी तक 12 क्वेश्चंस हो गए हैं। आज से इस वीडियो में हम लोग 13 क्वेश्चन से चालू करेंगे। ठीक है, चलो। तो 13 क्वेश्चन है कि कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी। देखो, एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन के अंदर क्या होता है, हमारा जो तेल होता है, खाने का तेल, हमारा खाने का तेल जो होता है, खाने का तेल जो होता है, वनस्पति तेल जो होता है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं और किसी एक कैटलिस्ट, किसी एक उत्प्रेरक के प्रेजेंस में, ठीक है, वो उत्प्रेरक क्या करता है, उस तेल को घी में बदल देता है, जिसको हम कहते हैं वनस्पति घी। यानी हम जो डालडा का घी आता है ना, वनस्पति घी, जिसको हम लोकल घी बोलते हैं, वो उस घी में कन्वर्ट कर देता है। तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजिनेशन। इसको हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं या हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। तो ये वनस्पति तेल को वनस्पति घी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। पहली बात तो ये, ठीक है। तो इसमें जो उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है निकल। याद रखना कि उत्प्रेरक के रूप में जब खाने के तेल को हम लोग घी में बदलते हैं, वनस्पति घी में बदलते हैं, तब निकल नाम का जो उत्प्रेरक है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें और याद रखनी है कि जो प्लेटिनम दे रखा है, ये प्लेटिनम भी एक उत्प्रेरक है। प्लेटिनम भी क्या है, एक उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है। ये किस चीज़ में कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो एक रिएक्शन होती है जिसको हम लोग कहते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। हम लोग क्या कहते हैं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। पूछेगा ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो प्लेटिनम, पीटी यानी प्लेटिनम। प्लेटिनम को हम लोग उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस के अंदर। ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या होती है कि हम लोग जो होते हैं नाइट्रिक एसिड बनाते हैं अमोनिया का इस्तेमाल करके। हम लोग अमोनिया का इस्तेमाल करके नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 बनाते हैं। तो ये जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस होती है उसमें कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में हम किसको यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग प्लेटिनम का यूज करते हैं। इसको हटा देता हूँ, नहीं तो फिर तुम लगेगा कि आंसर है। ठीक है, हम लोग प्लेटिनम का यूज करते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन तो ये हो गई। इसके अलावा हमारा जो प्लेटिनम होता है, एक तो प्लेटिनम, ठीक है, इसके अलावा एक होता है रोडियम, इसके अलावा एक होता है पैलेडियम। तीन नाम बताया मैंने, प्लेटिनम, रोडियम और पैलेडियम। इन तीन जो ये मेटल होते हैं, ये धातु होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होती है। प्रेशियस मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। इनका उपयोग किस में किया जाता है, तो याद रखना इनका उपयोग जो किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर में। कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या चीज़ है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो होते हैं वो हमारे जो गाड़ी के साइलेंसर है उसमें फिट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे जो गाड़ी का धुआं निकलता है उसके अंदर अलग अलग हार्मफुल चीज़ें होती है जिससे कि हमारे पर्यावरण में नुकसान होता है। जैसे कि एक होता है CO। CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। CO को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में बदलता है, ये CO2 में बदलता है। तो जो CO रहता है, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है ये हार्मफुल है, लेकिन जो हमारा CO2 है वो कम हार्मफुल है, तो इसको हरा कर दिया। तो ज़्यादा हार्मफुल को कम हार्मफुल में बदलने के लिए हम लोग कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्लेटिनम, रोडियम और पैलेडियम नाम के तत्वों को हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा NOx, NOx का मतलब होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, है ना, इनसे क्या होती है, एसिड रेन होती है ना, अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन। तो NOx को किस में बदलता है, ये N2 प्लस O2 में बदलता है। कौन, कैटालिटिक कन्वर्टर। दो बात तो ये याद आ गई। तीसरी बात एक और याद रखनी, जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है वो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जब भी हम जैसे दिया वगैरह जलाते हैं, कुछ दीप जलाते हैं, तो उससे जो काला काला हो जाता है वो अनबर्न्ड कार्बन होता है, जो कार्बन जल नहीं पाया। तो उस हाइड्रोकार्बन को भी ये किस में बदलता है, तो ये CO2 और H2O में बदलता है। तो याद रखना ये तीन चीजें कैटालिटिक कन्वर्टर एक तो क्या करता है, कैटालिटिक कन्वर्टर एक तो हार्मफुल जो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड उसको बदलता है कार्बन डाइऑक्साइड में। एक जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उसको बदलता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको बदलता है किस में,
CO2 और H2O में। तो याद रखना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बात और याद रखना, क्या कि जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है NOx जो होते हैं ये एसिड रेन कराते हैं, यानी अम्ल वर्षा कराते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे होता है ख़त्म। अगला क्वेश्चन है हमारे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। पहली बात तो याद रखना है कौन से नियम पे बेस्ड है, जूल्स लॉ पूछा जाएगा। जूल्स लॉ क्या होता है, तो जूल्स लॉ जो होता है वो H बराबर होता है I²RT, जो कि बताता है I का मतलब होता है करंट, R का मतलब होता है हमारा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और T का मतलब होता है समय जो कि होता है सेकेंड में। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि हीट जनरेटेड कितनी है, हीट बताओ। ठीक है, इन हीटिंग एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 800 ओम, 800 ओम का प्रतिरोध दे रखा है, तो रेजिस्टेंस लिखो 800 ओम। ठीक है, करंट कितना दे रखा है 0.2 एम्पियर, तो आई की वैल्यू दे रखी 0.2 एम्पियर। ठीक है, ये देखो 0.2 एम्पियर दे रखी। समय जो दे रखा है हमेशा याद रखना सेकंड में रखना है, तो समय कितना दे रखा है 40 सेकंड। ठीक है, पूछा है कि हीट कितनी है, हीट तो H बराबर क्या होती है I²RT, है ना। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आई की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर, है ना। आर की वैल्यू कितनी है हमारी 800, टी की वैल्यू कितनी है 40। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे 2 डेसिमल से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर हो गया, 8 दूनी 16, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 128 समथिंग आएगा, तो ये 128 का एक ही ऑप्शन है 1280, 1280। ठीक है, तो ये 1280 किस में आएगा, जूल में आएगा। कभी कभार हो सकता है वो किलो जूल में पूछे, तो इसी में किसका डिवाइड कर देना, 1000 का डिवाइड कर दोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, किलो जूल में आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है किलो जूल में आंसर दे दे ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1280 जूल। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये वाली लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कंफर्म आएगा पेपर में एक ना एक, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिराज। मिराज का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब गर्मी रहती है तो हम लोग सड़क पे से गुजरते हैं। ठीक है, तो सड़क पे हमको ऐसे ऐसे देखने को मिलती है हवा, हमको दूर से दिखाई देता है कि वो पानी है, जैसे कोई सड़क पे पानी पड़ा है। ठीक है, तो हमें ऐसा आभास होता है कि सड़क पे पानी पड़ा है, लेकिन वो पानी नहीं रहता, वो सिर्फ क्या रहती है, सड़क ही रहती है हमारी। तो इस प्रकार के छलावा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम लोग मिराज भी कहते हैं या इसको मृग तृष्णा भी कहते हैं। जब रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत रहती है, ठीक है, तो रेगिस्तान में सफ़र करने वालों को ऐसी ऐसी आकृति दिखाई देती है कि जैसे ज़मीन पे पानी पड़ा हुआ है। तो पूछा जाता है कि ये जो ज़मीन पे पानी पड़ा हुआ है ये किस प्रकार दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके दिखने के 2 कारण होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है हमारा अपवर्तन, और इसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहली बात तो याद रखनी, मिराज या मृग तृष्णा दिखने का कारण क्या है, तो सीधे आपको बोलना है रिफ्रैक्शन। मैंने रिफ्लेक्शन नहीं बोला, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इन दोनों के कारण जो होता है हमारी मृग तृष्णा दिखाई देती है, या फिर क्या दिखाई देती है, हमारे रेगिस्तान में मिराज दिखाई देता है। अब पूछा जाएगा कि ये होता क्या दोनों, तो देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ये मान लो हमारी धरती है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब ये सूरज से धरती तप रही है। ठीक है, ये सूरज से धरती तप रही है। ठीक है, तो ये जमीन के पास की जो धरती है इसका मान लो टेम्परेचर T1 है। थोड़ी ऊपर हवा की एक और परत है, मान लो उसका टेम्परेचर T2 है। थोड़ी ऊपर और परत है, इसका टेम्परेचर T3 है। ठीक है, अब क्या होता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हवा की परतें मौजूद है। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली परत है वो सबसे हॉट रहेगी, सबसे नीचे वाली परत जो रहेगी सबसे कोल्ड रहती है, क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है। ठंडी हवा क्या रहती है, हैवी रहती है, यानी घनी रहती है, यानी डेंस होती है। ठीक है, और जो गर्म हवा रहती है वो लाइट होती है। ठीक है, यानी कम घनत्व वाली होती है। इस कारण क्या होता है, डेंसिटी का फर्क होता है, घनत्व का क्या होता है, फर्क होता है, डेंसिटी का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब क्या होता है, टेम्परेचर अलग अलग होने के कारण डेंसिटी अलग अलग होती है। डेंसिटी अलग अलग होने के कारण इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कौन कितना अपवर्तन कर पा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है कौन कितना अपवर्तन करवा पा रहा है। ठीक है,
तो इस कारण क्या होता है, अलग 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 पानी अलग 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 हवा की जो परतें रहती हैं, इस कारण जो अपवर्तन का जो इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, इस कारण अलग अलग रिफ्रैक्शन होता है, जिस कारण हमें वो चीज़ हिलती हुई दिखाई देती है। हमको चीज़ कैसी दिखाई देती है, मूविंग दिखाई देती है। ठीक है, ये तो मैंने क्या बता दिया, रिफ्रैक्शन बता दिया। इसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि मान लो ये हमारा एक मीडियम है, ठीक है, ये इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब होता है दो मीडियम को अलग अलग भाग करने वाला। तो देखो ये है मीडियम 1, दूसरा है मीडियम 2। मान लो एक लाइट जा रही है, लाइट की जो ऐसे जा रही है, ठीक है। अब क्या होता है, बीच में बनता है नॉर्मल, यानी 90 डिग्री की रेखा। ठीक है, अब देखो मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने क्या बोला, M2 जो है वो इसको यहाँ कर देता हूँ। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया जो M1 है वो M2 से ज़्यादा डेंस है, यानी घना है। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये लाइट हल्का है और ये डेंस है यानी घना है, ठीक है, तब जब लाइट जो होती है, जो हमारी जो ये लाइट है, हमारी ये लाइट है, ये लाइट जब हल्के मीडियम से भारी मीडियम की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। देखो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई ऐसे। इसको जाना था कैसे, इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये मुड़ गई इस तरफ। ठीक है, ये मुड़ गई इस तरफ मुड़ गई, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अगर यही भारी से हल्के में जाती तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर हो जाती। ठीक है, अब ये जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना था तो ये इतनी मुड़ी। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होता है कि जिस पे मेरी लाइट जो होती है वो दूसरे मीडियम में जाए बिना, वो दूसरे मीडियम में जाए बिना 90 डिग्री पे यहीं चले जाएगी ऐसे कैसे। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है, जिस एंगल पे मेरी लाइन जो लाइट है वो दूसरे मीडियम में जाए बिना उसी मीडियम में रह ले, यानी M1 मीडियम से में चली थी और M1 मीडियम में ही रह जाए, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल कोण बोलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल कोण क्या होता है, ऐसा एंगल जब मेरा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर, क्रिटिकल एंगल लिख देता हूं मैं, क्रिटिकल एंगल, ये क्या होता है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन होने के बाद का जो कोण है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो ऐसा मिनिमम एंगल जो होता है उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इस क्रिटिकल एंगल पे हमारा जो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसके अलावा पूछा जाता है कि डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 24.4 या 24.5 डिग्री मान सकते हो। 24.4, इसको यहाँ लिख देता हूँ, 24.4 डिग्री होता है। मतलब डायमंड का जो कोण कटे हुए रहते हैं वो 24.4 डिग्री पे कटे हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है, 24.4 डिग्री पे लाइट आएगी तो सही, पर वो लाइट बाहर नहीं निकलेगी, वो डायमंड के अंदर ही बार बार टकराएगी, जिस कारण डायमंड हमारा क्या होता है, चमकता है। ठीक है, हमारा जो हीरा होता है वो चमकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था मृग तृष्णा किसके कारण होता है, तो मृग तृष्णा जो होता है वो रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ। एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, एनवायरनमेंट में अलग अलग प्रोटोकॉल होती है, जिसमें एक आती है हमारी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल संधि है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो साइन की गई थी ये किसी एनवायरनमेंट इशू के लिए साइन की गई थी। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसी पर्यावरणीय मुद्दे के लिए साइन की गई थी। तो वह पर्यावरण का मुद्दा कौन सा था, तो देखो धरती का जो एटमॉस्फेयर है, धरती का जो वायुमंडल है, उसके अंदर एक गैस रहती है जिसको बोलते हैं ओजोन गैस या ओजोन परत। ये ओजोन परत जो होती है, ओजोन जो होती है ये O3 होती है, यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। ठीक है, ये कहाँ पे रहती है, तो ये स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर का मतलब होता है समताप मंडल। ये समताप मंडल में मौजूद होती है धरती में। अब ये समताप मंडल क्या होता है, तो मान लो ये धरती है, ये धरती है, हमारी धरती से कितने ऊपर, 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये होता है समताप मंडल, जहाँ पे हमारी ओजोन परत होती है।
ये ओजोन परत जो होती है O3 जो हमें होती है वो किससे बचाती है? तो प्रोटेक्ट करती है, हमको बचाती है पराबैंगनी किरणों से, यानी यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है सूरज में, जिससे कि क्या होता है, हमको स्किन कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर होता है, और जिससे हमको क्या होता है, कैटेरैक्ट। कैटेरैक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद होता है, ठीक है। तो अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन धरती पे आ गई है ना, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी कौन सी होती है, यूवीसी रेडिएशन, ठीक है। तो जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन धरती पे आएगी तो ये सब हमको दिक्कत हो जाएगी। क्या क्या दिक्कत हो जाएगी? स्किन कैंसर हो जाएगा और कैटेरैक्ट यानी मोतियाबिंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये ओजोन की परत होती है धरती के लिए आवश्यक है। अब ये ओजोन की परत को नष्ट कौन करता है? तो CFC इसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। CFC का मतलब क्या होता है, फ्लोरो कार्बन। यह ओजोन की परत को नष्ट कर देते हैं। तो वैज्ञानिकों की टीम बैठी थी, उनने देखा कि धरती का जो ओजोन की परत है उसमें छेद हो गया है, ठीक है। जब वो छेद हो गया है तो उसको रोकने के लिए इन लोगों ने क्या बोला कि ये जो ओजोन परत को जो खराब करने वाली सब्सटेंस है, ओजोन परत को खराब करने वाले सब्सटेंस कौन कौन है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनको हमको जल्द से जल्द रोकथाम करनी है, ठीक है। तो इसको रोकथाम करने के लिए एक प्रोटोकॉल साइन की गई थी जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इसका काम क्या था, डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फियर, यानी स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में जो हमारी ओजोन है उसको हमको क्या करना है, उसके जो टूट फूट हो रही है, जो खत्म हो रही है, उसको हमें रोकना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास, ठीक है। ओजोन परत क्या हो रही, कम हो रही, इसको हमको रोकना है, ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ चीज क्या है, जब ओजोन परत में छेद हो गया था, ओजोन परत पतली हो गई थी, तो हमें क्या क्या करना पड़ा था। देखो सबसे पहले तो एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में क्या पता होना चाहिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो साइन हुई थी 1987 में साइन हुई थी। पहली बात तो याद रखना 1987 में साइन हुई। और फोर्स में कब आई, फोर्स में मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब होता है लागू कब से हुई। तो ये लागू कब से हुई, 1989 से लागू हुई, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन हुई, 1989 में लागू हुई। पहली बात तो ये याद रखनी। दूसरी बात क्या याद रखनी, इसमें 6 अमेंडमेंट हुए, अभी तक 6 अमेंडमेंट हुए हैं। 6 अमेंडमेंट का मतलब होता है इसमें 6 बार इसके टारगेट सेट किए गए हैं अलग अलग। मान लो एक टारगेट अचीव हो गया तो दूसरा टारगेट सेट किया, दूसरा टारगेट अचीव हो गया तीसरा टारगेट सेट किया। ऐसे अभी तक 6 बार इसमें अमेंडमेंट लगाए जा चुके हैं, 6 बार बदलाव किए जा चुके हैं। जो छठवां बदलाव था उसको 6th अमेंडमेंट बोलते हैं। वो क्या था, छठवें अमेंडमेंट को बोलते हैं किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट। होमवर्क का सवाल है कि किगाली किस देश की राजधानी है, ठीक है। तो किगाली एक अफ्रीकी देश की राजधानी है, वहां पर किगाली एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। किगाली एग्रीमेंट में क्या हुआ था, HFC को खत्म करना। HFC का मतलब होता है हाइड्रो फ्लोरोकार्बन, याद रखना, ऊपर क्लोरो बताया नीचे बताया फ्लोरोकार्बन। तो ये छठवें अमेंडमेंट में क्या किया गया था किगाली एग्रीमेंट के, कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हमको क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। एक तो ये बात बता दी। दूसरी क्या बात याद रखनी है कि एक ओजोन परत में छेद दिखा था, ओजोन होल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ओजोन होल, जिसको ओजोन परत में छेद बोलते हैं। ये वैज्ञानिकों की टीम को 1985 में दिखा था। कहाँ पे दिखा था, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका मतलब क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पे छेद दिखाई दिया था 1985 में। किसको दिखाई दिया था, ब्रिटिश आर्कटिक सर्वे टीम को, यानी BAS नाम से याद रखना, BAS को ये ओजोन होल दिखाई दिया था। इस टीम में कौन कौन थे, जो, ब्रायन और जोनाथन। बस हल्का सा नाम याद रख लेना, जो, ब्रायन और जोनाथन। ये ब्रिटिश की सर्वे टीम का हिस्सा थे जिसने 1985 में ओजोन होल की खोज की थी। तो पेपर में पूछ सकता है ओजोन होल की खोज कब हुई थी, 1985 में हुई थी। और कहाँ पे हुआ था, एंटार्क्टिक में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, क्या, कि जो आर्टिकल 21 है हमारे संविधान का, आर्टिकल 21 क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं राइट टू लाइफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइट टू लाइफ, यानी जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 को हम कहते हैं ये मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है। पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 क्या है, जीवन का अधिकार, यानी ये फंडामेंटल राइट है। ये क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था
कौन सा फैसला था हमें क्वेश्चन में आंसर करना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू एजुकेशन है, यानी पढ़ाई लिखाई का जो अधिकार है, वो एक प्रकार से राइट टू लाइफ है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किस डिसीजन में बोला था कि जो राइट टू एजुकेशन यानी पढ़ने लिखने का अधिकार है वो राइट टू लाइफ है। ठीक है, तो ये सीधे याद रखना है। ये इसका आंसर क्या है, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। यानी एक केस हुआ था जिसको हम कहते हैं मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो अपना राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, वो एक प्रकार से आर्टिकल 21 के अंदर से ही निकला है। ठीक है, इतनी बात हमको ध्यान रखनी है। पहली बात तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये चीज़ बताई। दूसरी बात क्या है, राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन क्या होता है, तो राइट टू एजुकेशन जो है ये राइट टू एजुकेशन का एक्ट है। भारत सरकार एक कानून लाई थी राइट टू एजुकेशन का कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये 2009 में लाया गया था। एक बात ये याद रखनी कि राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है, कानून, कब लाया गया था, 2009 में लाया गया था। इसमें यह कहा गया था कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं इनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, यानी एक तो फ्री में शिक्षा देनी है इनको, और कंपलसरी, कंपलसरी मतलब सबके लिए ये मैंडेटरी है, जरूरी है शिक्षा 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या बात ध्यान रखनी है कि संविधान में एक संशोधन हुआ था। संशोधन मतलब बदलाव किया गया था, जिसको हम बोलते हैं 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002। इसने क्या क्या किया था, तो ये बात याद रखनी, सिर्फ ऐसे याद रखना। क्या इसने एक तो आर्टिकल 21A ऐड किया था, जो ऊपर आर्टिकल 21 बताया ना, इसके अंदर एक आर्टिकल 21A ऐड किया था, जिसको क्या बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये राइट टू एजुकेशन है, ये एक प्रकार का क्या है, फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार। तो पूछेगा 86वां संविधान संशोधन ने क्या ऐड किया था, तो एक तो आर्टिकल 21A ऐड किया था। इसके अलावा इसने एक और क्या चीज़ ऐड की गई थी, तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 के सॉरी आर्टिकल 45 ऐड किया था। आर्टिकल 45 किसके अंदर आता है, तो DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी देश के नीति निर्देशांक जो होते हैं, ये भी ऐड किया गया था आर्टिकल 45। ठीक है, इसके अलावा क्या ऐड किया गया था, इसके अलावा एक और चीज ऐड की गई थी जिसको बोलते हैं आर्टिकल 51A के अंदर भाग के, आर्टिकल 51A, भारत का संविधान का जो आर्टिकल 51 है उसके अंदर जो ए पार्ट है उसके अंदर भी एक के पार्ट ऐड किया गया था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो था ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। तो याद रखना 86वां संविधान संशोधन 2002 ने क्या क्या ऐड किया, एक तो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, एक DPSP, और एक आर्टिकल 51A का के भाग जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य। ये 3 चीजें ऐड की गई थी, ध्यान रखना है। ठीक है, एक और चीज इसके बारे में याद रखना कि जो आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 जो क्या बताया, DPSP, तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक तो ऐसे याद रखना 4 5 6, याद हो गई 4 5 6 संख्या। तो आर्टिकल 45 का मतलब होता है 6 साल तक के बच्चे, 6 साल तक के बच्चों को, है ना, 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी 6 साल तक के जो बच्चे हैं इनको एक तो प्रारंभिक बाल अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा देना, ये आर्टिकल 45 DPSP का काम था। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा एक जो मैंने बताया आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A का के भाग, ये क्या है, तो ये है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना, ये माँ बाप का यानी पेरेंट्स की क्या है, ड्यूटी है, मतलब कंपलसरी उनके लिए कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देना उन लोग की क्या है, ड्यूटी है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या था, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। अगला, अब एक किताब है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा।
तो तुजुक ए जहांगीरी, तो नाम से क्या दिख रहा है, किसकी आत्मकथा है, तो ये जहांगीर की आत्मकथा है, जहांगीर की आत्मकथा है ये ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है किसकी, आत्मकथा, आत्मकथा है किसकी, जहांगीर की। ठीक है, तो पहली बात पूछी गई है कि ये किस भाषा में लिखी गई थी, ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो याद रखना ये पर्शियन यानी फारसी भाषा में लिखी गई थी, फारसी लिखा है यहाँ पे, फारसी भाषा यानी पर्शियन भाषा में लिखी गई थी। क्या, तुजुक ए जहांगीरी यानी जहांगीर की आत्मकथा। ठीक है, इसके अलावा एक बात और याद रखना, जहांगीर का जो मकबरा है, मकबरा यानी टूम्ब, मकबरा, जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है, तो शाहदरा, शाहदरा लाहौर, लाहौर में शाहदरा में, जो लाहौर पाकिस्तान में है, यहाँ पे शाहदरा नाम की जगह है, यहाँ पे जहांगीर का मकबरा बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय एक कपड़ा मार्केट होता था, क्लॉथ मार्केट। ठीक है, उस कपड़ा मार्केट को क्या बोला जाता था, तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने एक कपड़ा बाजार बनाया था। ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता था, तो देखो याद रखना उसको सराय अदल नाम से जाना जाता था। इसकी ट्रिक क्या है, देखो एक बहुत ही फनी ट्रिक है इसकी, मैंने बनाई थी, सराय सराय अदल में कपड़े बदल। देखो सराय अदल गए और वहां पे क्या बदल दिया, कपड़े बदल, सराय अदल में कपड़े बदल। तो कपड़े कब बदलते हम, जब नए कपड़े मिल जाते हमको, तो जो नए कपड़े खरीदने कहाँ जाएंगे, सराय अदल में जाएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक कपड़ा बाजार बनाया था जिसको सराय अदल बोला जाता था। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने एक मंडी बनाई थी, मंडी में क्या मिलता था, अनाज यानी ग्रेन्स मिलते थे, अनाज यानी ग्रेन्स, इधर अनाज मिलता था। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने एक मंडी बनाई थी जहाँ पे लोगों को अनाज मिलता था अच्छी कीमत पर। ठीक है, इसके अलावा हमको क्या याद रखना है, मुनियान, मुनिया लिखा है, मुनिया, मुनिया क्या होते थे, ये स्पाइस होते थे, स्पाइस, स्पाइस का मतलब होता है जासूस, स्पाइस का मतलब क्या होता था, जासूस। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मुनिया की भर्ती की थी, ये क्या थे, जासूस थे, जो जासूसी करते थे कि कौन देश के खिलाफ, उनका जो देश हुआ करता था उस समय जो सल्तनत हुआ करते थे उसके खिलाफ कौन साजिश रचा है। तो पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने मुनिहान की भर्ती की थी। मुनिहा क्या होते थे, तो मुनिहा जो होते थे वो जासूस होते थे जो अलाउद्दीन खिलजी निगरानी करता था जिनके द्वारा। ठीक है, इसके अलावा शहना ए मंडी, शहना ए मंडी कौन होता था, तो ये मंडी का हेड होता था, तो हेड ऑफ मंडी, हेड ऑफ मंडी यानी जो मंडी होती थी जहां अनाज मिलता था उसका अध्यक्ष या हेड कौन होता था, शहना ए मंडी। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, तो पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी एक चीज लेके आया था जिसको बोलते हैं मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो मार्केट यानी बाजार नियंत्रण की पॉलिसी लेके आया था। बाजार नियंत्रण की मतलब क्या होता था, यानी कम कीमत रहे, कम कीमत रहे, है ना, लोग भ्रष्टाचार ना करें, भ्रष्टाचार का मतलब होता है मिलावट ना करें, मिलावट ना हो पाए, मिलावट ना हो पाए, है ना, और जितना वजन लोग खरीद रहे हैं उनको उतना ही वजन मिले, ऐसा नहीं हो कि कम ज़्यादा वजन हो। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक ये काम अच्छा किया, क्या किया था कि मार्केट पॉलिसी उसने करी थी, मार्केट पर कंट्रोल लेता था, चीज़ों की कीमत बढ़ाई नहीं जा सकती थी, है ना, प्राइस कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी क्या लेके आया था, प्राइस कंट्रोल यानी कीमत नियंत्रण का भी वो लेके आया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का है। बोला गया है कि पीएम मोदी जो है एक देश गए हैं, इस देश में जाने वाले पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं कितने साल में, मतलब इतने साल बाद भारत का प्रधानमंत्री कोई है जो इस देश गया है। तो याद रखना 57 साल बाद ब्राजील में कोई पहला इंडियन पीएम गया है, कौन, पीएम मोदी, ब्राजील में। ठीक है, 57 साल बाद कोई भारतीय अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्राध्यक्ष वहां गया। ठीक है, याद रखना जो ब्राजील है, ब्राजील, ब्राजील कहाँ पर है, तो ब्राजील जो आता है वो साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में आता है, ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है, तो ब्राजीलिया, ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया, याद रखना ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर क्या था, 57। चलिए, अभी रेलवे के रिसेंट पेपर में आ रहा है कि जो भी नए सीएम बने हैं उनकी सीट कौन सी है, वो कहाँ से सीट से चुन के आए। ठीक है, तो इसी से जुड़ा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली की सीएम है अभी रेखा गुप्ता। ठीक है,
आपको होमवर्क में बताना है कि ये कौन से नंबर की वुमेन सीएम है दिल्ली की, वुमेन सीएम दिल्ली की। रेखा गुप्ता वुमेन सीएम कौन सी दिल्ली की? पहली वुमेन सीएम तो कौन थी हमारी? तो पहली वुमेन सीएम जो थी हमारी जो थी सुषमा स्वराज। पहली कौन थी? सुषमा स्वराज। दूसरी कौन थी? शीला दीक्षित। दूसरी कौन थी? शीला दीक्षित। तीसरी कौन बनी? आतिशी। तीसरी कौन बनी? आतिशी। चौथी कौन हो गई? तो चौथी हो जाएंगी रेखा गुप्ता। चौथी कौन हो जाएगी? रेखा गुप्ता। ठीक है, तो ये 4 सीएम अभी तक दिल्ली में वुमेन सीएम रही हैं। ठीक है, इसके अलावा बीच में शायद एक और को नहीं, शायद यही थी। चलो ठीक है, 4 आंसर है। ठीक है, तो दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता जो है ये भी सीएम है। ठीक है, ये किस सीट से चुन के आती हैं? तो याद रखना, ये किस सीट से चुन के आ रही है? शालीमार बाग से चुन के आती है। शालीमार बाग एक सीट है कहाँ की? दिल्ली की। यहाँ से दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता चुन के आई हैं। इसके अलावा आपको बताना है कि हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन कहाँ के सीएम है? झारखंड के। हेमंत सोरेन जो है झारखंड के हैं। हेमंत सोरेन ये झारखंड के कौन सी पार्टी के हैं? JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है हेमंत सोरेन। ठीक है, ये कौन सी सीट से है? तो इनकी सीट का नाम है बरहेट। बरहेट सीट है हेमंत सोरेन की सीट का नाम। ठीक है, यहाँ से चुन के आते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ये महाराष्ट्र के सीएम है। ठीक है, ये कौन सी सीट से चुन के आते हैं? तो पहली बात तो ये बीजेपी से हैं। ठीक है, ये कौन सी सीट से चुन के आते हैं? तो ये नागपुर साउथ वेस्ट, ये नागपुर साउथ वेस्ट सीट से चुन के आते हैं। कौन? देवेंद्र फडणवीस। तो याद रखना है, हेमंत सोरेन तो बरहेट सीट से चुन के आते हैं, JMM पार्टी से हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम है, बीजेपी से है। ये कहाँ से चुन के आते थे? नागपुर साउथ वेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है स्टैटिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 फेस्टिवल है जिनको बोलते हैं हम बोनालू और बथुकम्मा। कौन से फेस्टिवल है? बोनालू और बथुकम्मा नाम के त्यौहार है। तो ये किस राज्य में मनाए जाते हैं? ठीक है, तो बोनालू और बथुकम्मा जो है वो तेलंगाना, और अगर तेलंगाना ना दे रखा हो तो आंध्र प्रदेश में भी मनाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो बोनालू और बथुकम्मा कहाँ पे मनाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि बोनालू बथुकम्मा आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। दूसरी बात ये बतानी है कि जो बोनालू त्यौहार है वो किस देवी के लिए मनाया जाता है? तो महाकाली के लिए मनाया जाता है। महाकाली के लिए। ये भी पूछा जा सकता है कि बोनालू त्यौहार जो है वो किस देवी के लिए मनाया जाता है? तो महाकाली के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा बथुकम्मा जो फेस्टिवल है, बथुकम्मा त्यौहार है, ये एक प्रकार का फ्लावर फेस्टिवल है, यानी फूलों का त्यौहार है। ये फ्लावर फेस्टिवल है, फूलों का त्यौहार है, जिसको वुमेन बनाती हैं, औरतें बनाती हैं इसको। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? नवरात्रि के समय मनाया जाता है। जब नवरात्रि के 9 दिन होते हैं ना, तभी मनाया जाता है बथुकम्मा त्यौहार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था हमारा? तेलंगाना। अगर तेलंगाना ऑप्शन में ना हो तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? आंध्र प्रदेश भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बायो से रिलेटेड। ठीक है, तो जब हमारे प्लांट्स का सेल वगैरह का चैप्टर चल रहा था तो मैंने बताया था क्या कि ऐसे पेड़ पौधे जिनका क्या है, डेट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन। ऐसे पेड़ पौधे जिनका जड़ है ना, जिनका क्या बोलते हैं तना, ये अलग अलग दिखाई नहीं देता। मतलब ये पेड़ एक ही रहता है, मतलब इसके अलग अलग पार्ट्स हमको दिखाई नहीं देते। तो ऐसे पेड़ के अंदर जो आते हैं वो एल्गी यानी शैवाल उसके अंदर आते हैं। हिंदी में देखो, जिन पौधों की शारीरिक संरचना सुविभेदित नहीं होती है वो इस समूह में आते हैं। इस समूह के पौधों को हम लोग शैवाल कहते हैं। तो यह समूह कौन सा होता है? ठीक है, तो जिनको हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, है ना, जिसको हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट ना कर पाए या फिर सुविभेदित ना कर पाए, तो ऐसे पेड़ पौधे जो ऐसा शेप होता है उसको बोलते हैं थैलस। ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं? थैलस। थैलस का मतलब होता है थैले जैसा, मतलब जिसके हाथ पैर नहीं है ना। तो जिसमें थैलस है तो वही थैलोफाइटा कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, जड़ नहीं दिखाई देगी हमको, जिसकी पत्तियां नहीं दिखाई देगी हमको, जिसके तना नहीं दिखाई देगा हमको, है ना। तो वो किस में आते हैं? थैलोफाइट्स में आते हैं। तो ऑप्शन आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। थैलोफाइटा के एग्जाम्पल याद रखना है। थैलोफाइटा के एग्जाम्पल क्या क्या है? तो ये एग्जाम्पल याद रखना। पहला है उल्वा, हिंदी में भी उल्वा, इंग्लिश में भी उल्वा। अगला होता है चारा, चारा हिंदी में भी चारा याद रखना है, इंग्लिश में भी चारा याद रखना है। तीसरा होता है क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा ये भी किसका एग्जाम्पल है? थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा
ये 4 एग्जाम्पल याद रखने किसके, थैलोफाइटा के, उल्वा, चारा, क्लेडोफोरा और स्पाइरोगायरा, ये पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो जियोग्राफी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, रबी और खरीफ जो फसलें होती है उससे जुड़ा हुआ है। तो पूछा गया है कि भारत में जो खरीफ सीजन होता है, जो खरीफ की फसलें उगती हैं वो कब उगती हैं। ठीक है, तो ये सीधे याद रखना है, खरीफ की जो फसलें उगती है वो जून से अक्टूबर के बीच उगती हैं। ठीक है, जून से अक्टूबर। देखो ऑप्शन में जून से अक्टूबर कहाँ दिखाई दे रहा है, तो देखो जून से अक्टूबर यानी मई जून से अक्टूबर नवंबर। ठीक है, मई जून से अक्टूबर नवंबर। ये याद नहीं हो तो सीधे याद रखना कब से कब तक उगाई जाती है, ये जून से अक्टूबर के बीच उगाई जाती है। कौन सी फसलें, खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें जो होती है जून से अक्टूबर के बीच उगाई जाती है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं खरीफ के, एग्जाम्पल क्या क्या है, तो खरीफ का एग्जाम्पल है राइस यानी चावल, है ना, मेज, मेज यानी मक्का, मक्का। ठीक है, कॉटन, कॉटन का मतलब होता है कपास, कपास। ठीक है, सोया, सोयाबीन का मतलब जो सोयाबीन उगाते हैं वो, और ज्वार, ज्वार का मतलब होता है जवार। ये किस में आते हैं हमारे, तो ये हमारे खरीफ फसलों में आते हैं। ठीक है, जैसे खरीफ फसल होती है उसी तरह एक और फसल होती है जिसको रबी फसल बोलते हैं, रबी। ठीक है, रबी फसल जो होती है वह अक्टूबर से मार्च के बीच उगाई जाती है, अक्टूबर से मार्च के बीच यानी विंटर। ये ठंड की फसल होती है। ये कब की फसल होती है, ठंड की। इसमें क्या क्या उगाए जाते हैं, तो वीट, वीट यानी कि गेहूं, मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी कि सरसों, सरसों। इसके अलावा ग्राम, ग्राम यानी कि क्या होता है हमारा, चना, ग्राम यानी कि चना। इसके अलावा पी, पी यानी कि मटर, पी यानी कि मटर। ठीक है, एक और बात, ये जो पी होता है इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, तो इसका बोटेनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। ये याद रखना, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था एक पाइसम सटाइवम को लेके, तो उससे रिलेटेड ये आ सकता है कि पी प्लांट यानी जो हमारे मटर का दाना होता है ये पाइसम सटाइवम होता है। ठीक है, चलिए रबी फसल भी बता दी, खरीफ फसल भी बता दी। और हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्या, ये है हमारे फिजिक्स से रिलेटेड। चलो क्वेश्चन क्या है, एक कार है जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 60 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कार जो है हमारी एक समान वेग से चल रही है, यानी शुरू से गतिमान है। मतलब वो जीरो से चालू नहीं हुई है कि गाड़ी खड़ी थी और फिर चालू करी, नहीं, गाड़ी शुरू से चल रही है। तो शुरू से चल रही है इसका मतलब हमको यू दे रखा है कितना, 60 मीटर पर सेकेंड। इसको बोलते हैं शुरुआती वेग यानी इनिशियल स्पीड। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल स्पीड। चलो आगे बोला है एक रिटार्डेशन लगाया जा रहा है। रिटार्डेशन का मतलब होता है मंदन, मंदन का मतलब होता है धीरे धीरे ब्रेक लगाने से वेलोसिटी कम हो रही है, रफ्तार कम हो रही है। तो ये एक प्रकार से क्या है, एक्सीलरेशन। और कैसा एक्सीलरेशन है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब रफ्तार को कम कर रहा है। तो कैसे रफ्तार को कम कर रहा है, 15 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से कम कर रहा है, ब्रेक लगा दिया। बोला है कार विल स्टॉप, कार कब रुकेगी, तो जब भी रुकेगी कार, जब कार रुकती है, कार स्टॉप होती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। कार रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। जब भी कभी इस प्रकार की डेटा हमको दिया रहे कि यू वी ए ये सब दे रखा हो, तो हमको लगाने रहते हैं न्यूटन का नियम। तो न्यूटन के जो 3 नियम बताए थे उसका एक नियम होता है यू बराबर वी बराबर, वी बराबर यू प्लस ए टी, है ना। ये न्यूटन का नियम होता है जो कहता है कि यहाँ v की वैल्यू निकलेगी कैसे, जब u और at की वैल्यू डाल दोगे। चलो v की वैल्यू दे रखी है 0, u की वैल्यू दे रखी है 60, a की वैल्यू दे रखी है -15, t कितने सेकंड बाद रुकेगी हमको नहीं पता, तो इसको सॉल्व करेंगे। 60 की वैल्यू हो जाएगी 15t, ठीक है, t की वैल्यू हो जाएगी 4 सेकेंड। तो हमारी कार जो है वो 4 सेकेंड में रुक जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे और इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, ठीक है, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ग्रुप डी एग्जाम की डेट आ चुकी है और ये क्वेश्चन आपको ऐसे के ऐसे पेपर में छपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, जिससे कि हम हमारे वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। चलिए वीडियो को हम एंड करते हैं, धन्यवाद।